अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो मैं बता रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी ही नहीं बचेगी। मैं शायद अपने आप को मैं पेट्रोल छिड़क कर मैं आग लगा लूँगी, क्योंकि मुझे बेआबरू कर मुझे सड़क पर मारा गया। मैं गरीब भी हूँ, लेकिन उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी की मेडिकल कराने के लिए गई तो वहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं थे। शासन भ्रष्टाचार में ऐसे ऐसे भी अधिकारी होते हैं जो कि एक गरीब महिला, असहाय महिला, और हम सच्चाई पर हम अभी तक चाहिए। अगर मैं इंसाफ मांगते मांगते मर भी गई तो मैं बता रही हूँ कि इसके प्रति सरकार से मैं कह रही हूँ कि आंदोलन छिड़ जाएगा, क्योंकि आज भूषण साहब जो हैं कि मेरे इतने मदद किए कि आज पूरा इंडिया मुझे जानता है। प्रशासन से मेरी इतनी गुजारिश है, इतनी सी गुजारिश है कि मुझे मारा गया है, मुझे इंसाफ दिलाइए। मेरी गरीबी भी देखकर प्रशासन को दया नहीं आया। मेरे पास पूरा सबूत है कि उस वक्त मेरे पति एक्सीडेंटल, जो एक गिलास पानी पीने के भी काबिल नहीं थे। मैं एसपी साहब के बंगले से लगाई, एसपी साहब के कार्यालय से लगाई, थाना से लगाई, चौकी से लगाई, रजदेपुर से लगाई। मैं पैदल में जाती थी। मेरे पास उस वक्त मेरे पति नहीं कमाते थे, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं रहता था, लेकिन मेरी जिद थी कि मुझे इंसाफ चाहिए। हम सच्चाई पर है। हमने जितना भी हम बयान दिए हैं उसमें एक रत्ती भी हम झूठ नहीं बोले। मुझे 4 सब मिल के इतना मारे हैं कि मैं खून से लथपथ थाना कोतवाली में मैं उसी तरह गई थी। शायद पूरे रास्ते मेरा खून चूते हुए गया होगा। मेरे पास इतनी भी रुपया नहीं थी कि उस वक्त मैं अपना दवा करा सकूं। और उसमें दौड़ते दौड़ते हमारा शरीर इतना कमज़ोर हो गया है कि अभी 1 महीने पहले मुझे 4 बोतल पानी, 2 बोतल खून मुझे चढ़ाया गया है। इसके प्रशासन को ये भी तो सोचना चाहिए कि एक गरीब महिला जो है मदद मांगते मांगते असहाय, मदद मांगने की क्षमता भी नहीं रहेगी तो इंसाफ नहीं मिलेगा, इसी तरह दब जाएगा। मैं सभी सर लोग से पूछना चाहती हूँ, जो दरोगा लोग हैं, जो एसआई सर लोग हैं, क्या ड्यूटी पर बैठकर इसी तरह ड्यूटी किया जाता है कि इंसान इंसाफ के लिए 1 साल से दौड़ रहा है। कोर्ट का आदेश, एसपी साहब का आदेश, सीओ साहब का आदेश, सभी का आदेश है कि गिरफ्तारी की जाए। थाने पर, चौकी पर गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही? बस मुझे यही जवाब हमसे प्रशासन से हमें चाहिए। अभी मुख्यमंत्री साहब के यहाँ से, गोरखनाथ कार्यालय से भी फ़ोन आया। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो मैं बता रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी ही नहीं बचेगी। मैं शायद अपने आप को मैं पेट्रोल छिड़क कर मैं आग लगा लूँगी, क्योंकि मुझे बेआबरू कर मुझे सड़क पर मारा गया। मैं गरीब भी हूँ, लेकिन कोई माई का लाल मेरे कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठा सकता है। मैं अपने घर में इज्जत से अपने पति के साथ हाल में कही है कि सतीशवा वो फरकटई करके और डीएम इसके भतार लगते सब मुझे गली में, मतलब कि गाली गंदी गंदी भद्दी भद्दी सब मुझे बोली आवाज़ा मार के सब गाली भी देती हैं कि डीएम इसके ऐसे लगते हैं, तब तो देते हैं। कहना चाहूँगी कि सर, आप जब महिलाओं को शक्ति मानते हैं, इतना सम्मान देते हैं, तो आपके कहने भर से महिला को सम्मान नहीं मिल गई, महिला को सब कुछ नहीं मिल गया। यहाँ प्रशासन महिला के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रही है, ये अगर आप आकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं गरीबी में रहते हुए मेरे पैर का चप्पल टूट गया होगा, मेरे पैर में छाले पड़ गए, मेरे साथ बहुत सारी हुई है बातें, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। कहाँ की महिलाओं को सुरक्षित किया जा रहा है, देश के बाहर की महिलाओं को, अपने देश की महिलाओं को नहीं। जब महिला इतनी दरख्वास्त लेकर, इतनी बार अपील लेकर महिला जा रही है, महिला पीड़ित है, उस पर तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तुरंत गिरफ्तारी करनी चाहिए। सबूत होने के बावजूद मेरे पास क्या सबूत नहीं है? मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं क्रिमिनल हूँ कि थाने पर और चौकी पर गिरफ्तारी नहीं की जा रही? मुझे बस गिरफ्तारी चाहिए। कानून के आदेश के बाद मुझे इंसाफ नहीं मिला है। मैं कानून पे बहुत भरोसा करती हूँ। ये मेरे पापा का कहना है कि बेटा, पेन में बहुत ताकत होती है। हमने कहा पापा, मुझे सब इतनी बुरी तरीके से मारे हैं। मेरे माता पिता जो कि हम 6 बहनें हैं, मेरे एक भी भाई नहीं है। मेरे माता पिता असहाय, उन्होंने मुझे बहुत धीरज दिया। उन्होंने हमें बताया कि बेटा, कानून पे भरोसा रखिए, कानून से इंसाफ मिलेगा, लेकिन देर लगेगा। लेकिन शायद इतनी देर हो गई है कि मेरा सब्र ख़त्म हो चुका है। प्रशासन से मेरा भरोसा उठ चुका है। वो तो आदेश देते हैं, मैं उन्हें गलत नहीं कहूँगी।
चाहे डीएम साहब हो, चाहे एसपी साहब हो, चाहे सीओ साहब हो, चाहे एसपी सिटी हो, वहाँ पर मेरे सामने ही फ़ोन किया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है कि तुम लोग अपनी ड्यूटी चाहते हो कि नहीं, गिरफ्तारी करो। तुम लोग थाने चौकी पर बैठ के क्या कर रहे हो? तुरंत इस महिला की सुनवाई करो, क्या इस मैटर में जाओ, तुरंत गिरफ्तारी करो। सर मेरे सामने आदेश दिए, उसके बाद विमल सर कहें, एसपी साहब हमें बोले कि जाओ, तो हमने बोला सर से कि सर हम नहीं जाएंगे विमल सर के पास, वो अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो उन्होंने बोला कि तुम जाओ, हम भेज रहे हैं ना। हम वहाँ पर गए, कर दूंगा ना, मैंने कहा ना जाने से पहले मैं कर दूंगा। मैं उनसे भीख मांग रही थी। पुलिस को थाने पर, चौकी पर क्यों रखा जाता है? न्याय के लिए रखा जाता है। तो न्याय करने का यही तरीका है कि महिला के साथ इस तरह बात के? मैं जब से मुझे अकेले मारा गया है, मैं तब से मैं अकेले ही दौड़ रही हूँ, और मेरे साथ कोई भी नहीं, क्योंकि मेरे साथ कोई है ही नहीं है। मेरे ससुराल वाले दूर रहते हैं, मेरे मायके वाले दूर रहते हैं, मेरे कोई भाई बंधु भी नहीं कि मेरे इतने जख्म पर मरहम लगाने के लिए आ जाए। मेरे बूढ़े माँ बाप तो नहीं आ सकते हैं। सर मेरी आप सबसे इतनी ही विनती है कि अगर सरकार आपको ड्यूटी पर रख रही है, आपको नौकरी देते वक्त शपथ खिलाया जाता है कि मैं शपथ खाता हूँ कि मैं ये वर्दी पहनते वक्त न्याय हिंसा के खिलाफ रहूँगा। आप लोग शपथ खाकर भूल जाते हैं, रिश्वत खाने की प्रैक्टिस हो जाती। मैं जान रही हूँ कि सर लोग रिश्वत खाए हैं, मेरे बता तो रहे हैं कि मेरे पास इसका सबूत है, मैं सबूत रखी हूँ। मैं चाहूँ तो मैं थाना, एसओ, एसपी सबको मैं पेश कर दूँ कि थाने पर कितना रिश्वत खाया गया है। मेरे पास इसका सबूत है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर मुझे इंसाफ दिलाने में सबूत की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पर मैं सबूत लेकर मैं आऊँगी कि मुझसे कितना रुपया मांगा गया है। सच्चाई होते हुए मैं रुपया क्यों दूँ? मेरे पास रुपया है, मैं तो असहाय, मैं गरीब की। मैं बता रही हूँ कि इस वक्त मेरे पास फ़ोटो स्टेट कराने के लिए भी 1 रुपया नहीं था, क्योंकि मैं अपने पति में अपना रकम, पताई, कितना चीज़ मैं बेच चुकी हूँ मैं इलाज कराने के लिए। अब तक मेरे पति ठीक नहीं हुए हैं। मेरे पति का अभी 3रा ऑपरेशन बाकी है, जिसमें डॉक्टर बोले हैं कि लाखों रुपया लगेगा। फिर से मेरे पति का ऑपरेशन होगा। मेरे पति के ऑपरेशन के लिए मेरे पास रुपया नहीं, तो मैं कचहरी मुकदमा में मैं कहाँ से मैं पैसा मैं लगाती? जिस वक्त ये सब मारे थे, मैं बता रही हूँ कि मैं नमक रोटी अपने बच्चों को खिलाती थी। नमक रोटी मैं खिलाकर मैं जाती थी, मैं भूख प्यास में कट ठंडी में। जब मुझे अदालत में, एसपी साहब के यहाँ जहाँ भी बुलाया जाता तो मैं जाती थी। होते हुए गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब प्रशासन से मेरा भरोसा उठ गया है, इसीलिए हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट में उसने अपने आप को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लिया। उसको इंसाफ नहीं मिली। शायद सच्चाई मेरे सामने अब आई है। हेलो नमस्कार, मैं हूं मधु, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ जागो। मैं पहुंच चुकी हूं गाज़ीपुर ज़िले के रुई मंडी में। मैं यहां एक ऐसी महिला से मिलवाने वाली हूं जो कि उस महिला को बहुत बुरी तरह मारा गया, और वो अपना दुख दर्द किस किस के पास लेकर गई, क्या हुआ, मैं ये आपको बताऊंगी और उनका परिचय आपसे करवाऊंगी। ये आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गीता चौधरी है। मैं मोहल्ला रुई मंडी, पोस्ट मार्किनगंज में रहती हूँ। और मेरे पति के दयाद, जिन्होंने दीपावली के दिन 14 नवंबर 2020 को हमें बुरी तरीके से मारा, जो कि तकरीबन 1 महीने पहले मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनका ऑपरेशन हम बनारस AK राय श्यामा शिवपुर बाईपास श्यामा इंडिया हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। जिस वक्त ये सब हमें मिलकर मारे, मेरे पति उस वक्त घर में मौजूद नहीं थे। पूरा इस बात की पूरा मोहल्ला गवाह है मैम कि मेरे पति उस वक्त थे नहीं। ये सब जब हम मायके जाते तब मेरे घर में चोरी करते हैं, और बता रहे हैं कि ये सब थाने चौकी में ब्लेम लगाए कि मेरे पति पीकर गाली देते हैं मेरे पति को। उस वक्त जिस वक्त ये सब हमें मारे, मेरे पति उस वक्त घर में थे ही नहीं। अकेला जानकर हमने जब विवाद किया कि बार बार हमारे घर में ऐसा होता है, तो मेरे पति कहते हैं कि जाने दो, कोई नहीं लिया ना, अपने ही लिए ना। इस बात का गवाह महाल में ही है, जो सब लोग मुझे बताएं कि आपके न रहने पर आपके घर में चोरी की जा रही है। हमने आया, पूछा, बात विवाद का यही वजह है। वजह बस इतनी ही सी वजह का कारण था कि दीपावली के दिन सब 4 मिलकर मारे हैं। मेरे पति के दयाद सीता देवी, स्वर्गीय रामा शंकर, वाइफ ऑफ स्वर्गीय रामा शंकर, उसकी बेटी सपना चौधरी उर्फ अर्चना चौधरी, उसका बड़ा बेटा प्रिंस चौधरी और उसका छोटा बेटा भविष्य चौधरी, ये सब हमें बुरी तरीके से मारे। इस केस को आप लेकर कहां तक गई और क्या हुआ? इस केस को लेकर पहले मैं थाने गई।
थाने पर जाने के बाद दीपावली का दिन था। वहाँ पर एसओ साहब और महिला हेल्प डेस्क पे जो भी उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद थी, उन्होंने कहा कि जाइए, आज दिवाली है, आप अपना पहले दवा इलाज कराइए, आप जख्मी है, 4 दिन बाद आइएगा। हमने कहा नहीं सर, मुझे मारा गया है, मेरा FIR लिखिए, मेरा कंप्लेन लिखिए, उसके बाद मेरी डॉक्टरी कराइए, तब हम जाएंगे। विरोधी को छोड़ दिया गया, कहे कि तुम भी जाओ। वो पहले ही पहुंच गई थी, क्या बात विचार हुआ हमें नहीं पता, पर हम तो जख्मी थे ना, उन्हें देखकर एक्शन लेना चाहिए ना। कोई मेरा FIR दर्ज नहीं कर रहा था। उसके बाद बोले कि जाओ महिला में होता है। महिला में गए, महिला बोली जाओ, मारपीट खून खराबा का यहाँ नहीं था, थाने होता है। थाने महिला हमें लोग 2-3 घंटा दौड़ाएं। वहीं के एक गार्ड ने बोला कि बेटा यहाँ पे सब इसी तरह करेंगे, एसो दरोगा जाइए, आप SP साहब के यहाँ जाइए। SP साहब के बंगले पर हम तकरीबन 11 बजे पहुँचे। वहाँ पर ऑटो रिक्शा कुछ भी नहीं था। एक बाइक सवार ने मेरे जख्मी हालत में हमको देखकर मेरी मदद की। हम बोले कि भैया हम SP बंगला नहीं देखे, तो बोले कि चलिए हम ले चलते हैं। उन्होंने हमें गेट के बाहर ही छोड़ा। गेट पर उस वक्त जो भी ड्यूटी कर रहे थे, गार्ड वगैरह और 2-4 लोग कोई आए थे SP साहब के बंगले पर, तो उन लोगों ने उस पुरुष को रोक लिया। जो अज्ञात व्यक्ति हमारा मदद किए थे, उन्हें वो रोक लिए। कहे कि तुम रुको, तुम इस महिला के साथ आए हो, जब तक इसको इंसाफ नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलता, तुम दया किए हो तो तुम रुको, तुम जाना नहीं, इस महिला का देख रेख करना, सब कुछ करना। वहाँ पर इस तरह उनके साथ ट्रीट किया गया। उसके बाद हम बोले कि हम यहाँ मदद मांग के इंसाफ मांगने के लिए आए हैं, आप उनको क्यों परेशान कर रहे हैं, उन्हें जाने दीजिए। मेरे विवाद करने पर उन्हें जाने दिया गया। फिर मैं अपना पूरी बात हम बताएं वहाँ पर, तो जो वहाँ पे SP साहब के गार्ड थे, उन्होंने अंदर कॉल किया होगा, वहाँ से जो भी एक्शन लिया गया। थाने पर से महिला हेल्प डेस्क की कांस्टेबल कंचन मिश्रा वो आई, हमें गोरा बाजार हॉस्पिटल लेकर गई। वहाँ पर मेरी ऊपर जितनी जख्म थी उसकी डॉक्टरी हुई। उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी की मेडिकल कराने के लिए गई, तो वहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं थे, दीपावली के कारण छुट्टी पे थे। तो बोले कि जाइए आप 2 दिन बाद आइएगा। हम 2 दिन बाद क्या, हम सुबह भी गए। कौन बोले? कंचन मिश्रा। उनसे डॉक्टर बोली कि डॉक्टर पे नहीं है, छुट्टी पर है, 2 दिन बाद आइएगा। तो कंचन मिश्रा बोली कि 2 दिन बाद आइएगा। हम उसके सुबह ही गए कि मेरा जख्म और मेरा सब कुछ सच्चाई है, कल का FIR दर्ज हो, अभी तक सब गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। हम गए थाने पर, तो थाने पर हमको NCR की कॉपी थमा दी गई, जिसमें 323, 504 का धारा लगाकर इन लोगों ने 3 लोगों की गिरफ्तारी लिखी थी। तो हम कहे कि सर मेरा पूरा मेडिकल नहीं हुआ, आप मेरा मेडिकल करवाइए। तो वो कह रहे मुकदमा दर्ज हो गया ना, क्या होगा मेडिकल कराकर, जाओ, हो गया। उसके बाद हम नहीं माने। मेरे साथ जो घटना घटी है उसकी सच्चाई तो सामने आनी चाहिए कानून के। फिर हम उसके बाद SP साहब के बंगले गए दूसरे दिन। हम बोले सर मेरा मेडिकल नहीं किया जा रहा है। वहाँ से फ़ोन आया कि आप करवाइए, तो वहाँ से बोल दिया गया कि अभी डॉक्टर नहीं है। फिर हम तीसरे दिन गए, तो वहाँ पर करे कि जाओ, हो गया है तुम्हारा। फिर हम SP साहब के बंगले पर गए, तो SP साहब आदेश दिए कि इस महिला का मेडिकल कराया जाए। कराने के बाद वहाँ पर जब हम आते हैं थाने, तो हमको दिन भर बैठाया रह गया, कोई मतलब कि कोई बातचीत कुछ भी नहीं हुआ हमसे। फिर 3 बजे आ रहे हैं, वहाँ पर विमल सर आते हैं, तो कहते हैं अच्छा जाओ, अभी तो डॉक्टर उठ गए होंगे, कल आना। कल जब हम गए तो वहाँ पर मेरा मेडिकल कराने के लिए कंचन मिश्रा ही गई। वो गई, हमें डॉक्टर चेक की, मेरी ब्लीडिंग हो रही थी, उतने दिन से मेरी ब्लीडिंग हुए जा रही थी। डॉक्टर चेक की, डॉक्टर रिपोर्ट बनाई। फिर उसके बाद में बोला गया कि आप जाइए। उसके बाद हम जब थाने पे गए, सर कि आप रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जाओ कोर्ट का आदेश लेकर आओ। हम कोर्ट का आदेश भी लेकर आए। कोर्ट का आदेश ले आने के बाद कोर्ट उसमें लिखा था ये कि 323, 504 जो मुकदमा NCR दर्ज हुआ है, उसमें इसकी प्रेगनेंसी को देखते हुए 313 लगाकर चारों की गिरफ्तारी की जाए। गिरफ्तारी का आदेश कोर्ट दे दिया है। तो अभी तक थाना चौकी पर गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि गिरफ्तारी क्यों थाने चौकी पर की नहीं जा रही है। इसकी सुनवाई नहीं हुई। हमने अपर महानिदेशक, हम लखनऊ भी गए हैं महिला आयोग, फिर उसके बाद DGP, मानवाधिकार, सब जगह मेरा लेटर गया। वहाँ से लेटर के जवाब में स्टोनो ऑफिस में मेरा बयान हुआ। वहाँ पर बयान देने के बाद थाने से स्टोनो ऑफिस से जवाब मांगा जा रहा है कि आप क्या किए हैं। तो हम स्टोनो ऑफिस जाकर पूछते थे कि सर थाने से क्या जवाब मिला है।
तो बोले कि अभी जवाब नहीं आया है। इसके बाद हम थाने पर तकरीबन जितने एसआई धीरेन्द्र प्रताप सिंह और गोविंद मौर्य, सत्येंद्र भाई पटेल और पवन कुमार इस एसआई इस वक्त जो मौजूद है, जितने लोग आए, हमें जितनी बार बयान के लिए बुलाया गया हम उतनी बार बयान दिए। मेरा सबूत, मेरा फ़ोटो, मेरा मेडिकल, हम कहाँ कहाँ लगाकर सच्चाई अपनी पोस्ट किए। सब लोगों को आँख से नहीं दिखता है। उसके बावजूद गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही? बस हमारा प्रशासन से मेरा यही सवाल है कि थाने और चौकी से गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है। पवन एसआई सर बोले कि जाओ, हम जाने से पहले गिरफ्तारी कर ड्यूटी कर जाएंगे। डीएम साहब के कार्यालय मिले, वहीं पर हमने उससे सवाल किया कि सर आप गिरफ्तारी क्यों नहीं किए? तो कहे कर देंगे ना। हम जैसे लगता है कि प्रशासन से हम भीख मांग रहे हैं। जो सच्चाई एक बोला जाता है कि कानून सच्चाई, गवाह, सबूत मांगता है। हम मेडिकल दिए, हम सबूत दिए, मेरा जख्मी हालत का फोटो वगैरह, वीडियो वगैरह सब कुछ है। प्रशासन को क्यों नहीं दिखता है? मुजरिम हमें 7 साल पहले भी मारे, जिसकी थाना में हमने डॉक्टरी कराई, उसका भी मेरे पास सबूत है। उसके बावजूद गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही? जब मेरे पति, मेरे परिवार को सब मिलकर मार देंगे, उसके बाद प्रशासन गिरफ्तार करेगी? यही है यहाँ का न्याय। ये बोलते हैं कि महिला का राज है, महिला सशक्तिकरण, क्या क्या महिलाओं के लिए निकाला गया, लेकिन महिला को पैर की जूती समझी जाती है। ये 1 नंबर की वैश्यावृत्ति औरत है। इसका कैरेक्टर सुनील कुमार तिवारी सर विदाउट कांस्टेबल भेजे थे, जिसकी जांच इस मोहल्ले से नहीं मिली, उस मोहल्ले से मिली कि हाँ ये नाजायज पुरुषों से इसका संबंध है, जुग्गू नाम के व्यक्ति से इसका संपर्क है, संबंध रखती है। उसके बावजूद 15 साल 10 साल पहले जो भी हीरोइन चरस के गांजा में इसके घर में छापा पड़ी थी, जिसमें इसका पति, इसका भाई सब गिरफ्तार हुए थे। ऐसे लोग का प्रशासन साथ देती है, चौकी थाना ऐसे लोग की सुनवाई करती है, ऐसे लोग के पैरवी में लोग जाते तो सुनवाई होती है। एक बेगुनाह इंसान की सुनवाई नहीं होती। कानून अगर सच्चाई सबूत मांगता है तो सबूत हम दिए, सबूत के बावजूद क्यों नहीं मेरी सुनवाई हो रही है? जब आप चाहती क्या है ये बताइए? हम चाहते हैं कि जैसे सब हमें मारे हैं सबकी गिरफ्तारी हो। ये जानती थी कि हम असहाय, मेरा इस वक्त सहारा कोई नहीं है। मेरे सास ससुर भी जो थे, सभी लोग ने मुझे कहा कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। गरीबी भी मेरी थी, हम अपने पति का कर्जे गुआम से उनका ऑपरेशन करवाएं, जिसकी हमने गुहार सीएम से लगाई, डीएम साहब से लगाई, सभी जगह हमने आर्थिक मदद की गुहार लगाई। इसके प्रमाणित किए हुए पेपर सभासद जी भी लगाए हैं। यहाँ के हमारे जो सभासद है सुशील वर्मा वो दिए हैं, गोपाल वर्मा वो दिए हैं, विधायक जी दिए, संगीता बलवंत हैं। मतलब कि हमने सभी जगह गुहार, अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला, किसी भी प्रकार की हमको न्याय नहीं मिली। माननीय श्री मंगला प्रसाद डीएम साहब जो हैं उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, बहुत मदद की है। शायद हम जब तक जिंदा रहेंगे हम डीएम साहब का नाम आजीवन हम नहीं भूलेंगे। इस प्रशासन भ्रष्टाचार में ऐसे ऐसे भी अधिकारी होते हैं जो कि एक गरीब महिला, असहाय महिला, और हम सच्चाई पर हम अभी तक हम लड़ते आ रहे हैं। मेरी कानून से इतनी मतलब की प्रार्थना है कि मेरे सच्चाई पर मुजरिमों को घर में घुसकर हथकड़ी लगाया जाए। जिस तरह मुझे मारा गया है उस तरह मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मैं इंसाफ मांगते मांगते मर भी गई तो मैं बता रही हूँ कि इसके प्रति सरकार से मैं कह रही हूँ कि आंदोलन छिड़ जाएगा। क्योंकि आज भूषण साहब जो है कि मेरे इतनी मदद की है कि आज पूरा इंडिया मुझे जानता है। प्रशासन से मेरी इतनी गुजारिश है, इतनी सी गुजारिश है कि मुझे मारा गया है, मुझे इंसाफ दिलाइए। मेरी गरीबी भी देखकर प्रशासन को दया नहीं आया। मेरे पास पूरा सबूत है कि उस वक्त मेरे पति एक्सीडेंटल, जो 1 गिलास पानी पीने के भी काबिल नहीं थे, बेरोजगार। मैं बता रही हूँ कि मेरे पास इतनी भी शक्ति नहीं थी लेकिन एक मेरा जिद था कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैं एसपी साहब के बंगले से लगाई, एसपी साहब के कार्यालय से लगाई, थाना से लगाई, चौकी से लगाई, रजदेपुर से लगाई। मैं पैदल में जाती थी। मेरे पास उस वक्त मेरे पति नहीं कमाते थे, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं रहता था, लेकिन मेरी जिद थी कि मुझे इंसाफ चाहिए। हम सच्चाई पर है। हमने इस जितना भी हम बयान दिए हैं उसमें 1 रत्ती भी हम झूठ नहीं बोले। मुझे 4 सब मिल के इतना मारे हैं कि मैं खून से लथपथ थाना कोतवाली में मैं
उसी तरह गई थी, शायद पूरे रास्ते मेरा खून चूते हुए गया होगा। मेरे पास इतनी भी रुपया नहीं थी कि उस वक्त मैं अपना दवा करा सकूं। ऐसी मेरी कंडीशन थी कि शायद हम जिंदा बच गए। मेरे में इंसाफ मांगने की शायद शक्ति भगवान ने दिया है कि हम अभी तक दौड़ रहे हैं, और उसमें दौड़ते दौड़ते हमारा शरीर इतना कमज़ोर हो गया है कि अभी 1 महीने पहले मुझे 4 बोतल पानी, 2 बोतल खून मुझे चढ़ाया गया है। इसके प्रशासन को ये भी तो सोचना चाहिए कि एक गरीब महिला जो है मदद मांगते मांगते असहाय, मदद मांगने की क्षमता भी नहीं रहेगी तो इंसाफ नहीं मिलेगा, इसी तरह दब जाएगा। मैं सभी सर लोग से पूछना चाहती हूँ, जो दरोगा लोग हैं, जो एसआई सर लोग हैं, क्या ड्यूटी पर बैठकर इसी तरह ड्यूटी किया जाता है कि इंसान इंसाफ के लिए 1 साल से दौड़ रहा है। कोर्ट का आदेश, एसपी साहब का आदेश, सीओ साहब का आदेश, सभी का आदेश है कि गिरफ्तारी की जाए। थाने पर, चौकी पर गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही? बस मुझे यही जवाब हमसे, प्रशासन से हमें चाहिए। अभी मुख्यमंत्री साहब के यहाँ से, गोरखनाथ कार्यालय से भी फोन आया, उसके बावजूद गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है? अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो मैं बता रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी ही नहीं बचेगी। मैं शायद अपने आप को मैं पेट्रोल छिड़क कर मैं आग लगा लूँगी, क्योंकि मुझे बेआबरू कर कर मुझे सड़क पर मारा गया। मैं गरीब भी हूँ, लेकिन कोई माई का लाल मेरे कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठा सकता है। मैं अपने घर में इज्जत से अपने पति के साथ, हम नमक रोटी खाकर बिताने वाले हम इंसान। हम मदद के लिए जब हम डीएम साहब हमको राशन देते थे तो यही है, अभी भी ये माहौल में कही है कि सतीशवा वो फरकटई करके और डीएम इसके भतार लगते सब मुझे गली में, मतलब कि गाली गंदी गंदी भद्दी भद्दी सब मुझे बोली आवाज़ें मार के सब गाली भी देती हैं कि डीएम इसके ऐसे लगते, तब तो देते हैं। मतलब समाज, अगर मैं मांग कर भी खा लूँ, मैं अपना इज्जत आबरू बचा कर, तो समाज ऐसा भी है कि हर इंसान को बदनाम करने की कोशिश करता है। हम सब कुछ मतलब सुनते गए, लेकिन हमें इंसाफ अभी तक क्यों नहीं मिला? क्योंकि जितने भी एसआई आए, सुनील कुमार तिवारी सर, सुनील कुमार शर्मा सर, रजदेपुर में उस वक्त उनकी ड्यूटी थी। चलिए, आपने 323 का 504 का ही किया, तो आपने चारों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की? वो बोले उस वक्त कि ड्यूटी पर महिला इंस्पेक्टर, महिला कांस्टेबल नहीं है, गिरफ्तारी इसीलिए नहीं किए। जाओ विवेचना का आदेश लेकर आओ, गिरफ्तारी हो जाएगी। तो हमने तो सब कुछ लेकर हम आ गए, फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि सर, आप जब महिलाओं को शक्ति मानते हैं, इतना सम्मान देते हैं, तो आपके कहने भर से महिला को सम्मान नहीं मिल गई, महिला को सब कुछ नहीं मिल गया। यहाँ प्रशासन महिला के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रही है, ये अगर आप आकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं गरीबी में रहते हुए शायद मेरे पैर का चप्पल टूट गया होगा, मेरे पैर में छाले पड़ गए, मेरे साथ बहुत सारी हुई है बातें, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। कहाँ की महिलाओं को सुरक्षित किया जा रहा है? देश के बाहर की महिलाओं को, अपने देश की महिलाओं को नहीं। जब महिला इतनी दरखास्त लेकर, इतनी बार अपील लेकर महिला जा रही है, महिला पीड़ित है, उस पर तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तुरंत गिरफ्तारी करनी चाहिए। सबूत होने के बावजूद, मेरे पास क्या सबूत नहीं है? मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं क्रिमिनल हूँ कि थाने पर और चौकी पर गिरफ्तारी नहीं की जा रही? मुझे बस गिरफ्तारी चाहिए। जो कानून का न्याय है, मुझे कानून से वो न्याय चाहिए। मुझे अब तत्काल में मुझे गिरफ्तारी, क्योंकि 14 नवंबर को 1 साल हो जाएगा। पीड़िता अभी तक फरियाद के लिए गुहार लगाई है। कानून के आदेश के बाद मुझे इंसाफ नहीं मिला है। मैं कानून पे बहुत भरोसा करती हूँ। ये मेरे पापा का कहना है कि बेटा, पेन में बहुत ताकत होती है। हमने कहा, पापा मुझे सब इतनी बुरी तरीके से मारे हैं। मेरे माता पिता जो कि हम 6 बहनें हैं, मेरे एक भी भाई नहीं है। मेरे माता पिता असहाय है, उन्होंने मुझे बहुत धीरज दिया। उन्होंने हमें बताया कि बेटा, कानून पे भरोसा रखिए, कानून से इंसाफ मिलेगा, लेकिन देर लगेगा। लेकिन शायद इतनी देर हो गई है कि मेरा सब्र खत्म हो चुका है। प्रशासन से मेरा भरोसा उठ चुका है, क्योंकि शायद जितने दिन नहीं होंगे उतनी बार मैं इस केस में उतने दरोगा एसओ सबसे मिल चुकी होंगी। लेकिन मेरा यही कहना कि जो ऊपर साहब लोग हैं
वो तो आदेश देते हैं, मैं उन्हें गलत नहीं कहूँगी। चाहे डीएम साहब हो, चाहे एसपी साहब हो, चाहे सीओ साहब हो, चाहे एसपी सिटी हो, वहाँ पर मेरे सामने ही फ़ोन किया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है कि तुम लोग अपनी ड्यूटी चाहते हो कि नहीं, गिरफ्तारी करो। तुम लोग थाने चौकी में बैठ के क्या कर रहे हो? तुरंत इस महिला की सुनवाई करो, क्या इस मैटर में जाओ, तुरंत गिरफ्तारी करो। सर मेरे सामने आदेश दिए, उसके बाद विमल सर कहें, एसपी साहब हमें बोले कि जाओ, तो हमने बोला सर से कि सर हम नहीं जाएंगे विमल सर के पास, वो अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो उन्होंने बोला कि तुम जाओ, हम भेज रहे हैं ना। हम वहाँ पर गए तो सर बोले विमल सर कि जाओ, हो जाएगी। अच्छा, हमने सोचा कि 10 दिन टाइम लगेगा। 10 दिन के बाद सर हम फिर गए, बोले जाओ हो जाएगा। फिर हमको पवन कुमार एसआई सर डीएम साहब के कार्यालय में दिख गए। तो हमने सर से कहा कि सर अभी तक आप गिरफ्तारी क्यों नहीं किए? तो वो मुझसे 10 कदम पीछे थे, 4 कदम आगे बढ़ के मेरे पास आके करे, मैं कर दूंगा ना, मैंने कहा ना जाने से पहले मैं कर दूंगा। मैं उनसे भीख मांग रही थी। पुलिस को थाने पर, चौकी पर क्यों रखा जाता है? न्याय के लिए रखा जाता है। तो न्याय करने का यही तरीका है कि महिला के साथ इस तरह बात के? मैं जब से मुझे अकेले मारा गया है, मैं तब से मैं अकेले ही दौड़ रही हूँ, और मेरे साथ कोई भी नहीं, क्योंकि मेरे साथ कोई है ही नहीं है। मेरे ससुराल वाले दूर रहते हैं, मेरे मायके वाले दूर रहते हैं, मेरे कोई भाई बंधु भी नहीं कि मेरे इतने जख्म पर मरहम लगाने के लिए आ जाए। मेरे बूढ़े माँ बाप तो नहीं आ सकते हैं। सर मेरी आप सबसे इतनी ही विनती है कि अगर सरकार आपको ड्यूटी पर रख रही है, आपको नौकरी देते वक्त शपथ खिलाया जाता है कि मैं शपथ खाता हूँ कि मैं ये वर्दी पहनते वक्त न्याय हिंसा के खिलाफ रहूंगा। आप लोग शपथ खाकर भूल जाते हैं, रिश्वत खाने की प्रैक्टिस हो जाती। मैं जान रही हूँ कि सर लोग रिश्वत खाए हैं, मेरे बता तो रहे हैं कि मेरे पास इसका सबूत है, मैं सबूत रखी हूँ। मैं चाहूँ तो मैं थाना एसओ एसपी सबको मैं पेश कर दूँ कि थाने पर कितना रिश्वत खाया गया है। मेरे पास इसका सबूत है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर मुझे इंसाफ दिलाने में सबूत की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ पर मैं सबूत लेकर मैं आऊँगी कि मुझसे कितना रुपया मांगा गया है। सच्चाई होते हुए मैं रुपया क्यों दूँ? मेरे पास रुपया है, मैं तो असहाय, मैं गरीब। मैं बता रही हूँ कि इस वक्त मेरे पास फोटो स्टेट कराने के लिए भी 1 रुपया नहीं था, क्योंकि मैं अपने पति में अपना रकम, पताई, कितना चीज़ मैं बेच चुकी हूँ मैं इलाज कराने के लिए। अब तक मेरे पति ठीक नहीं हुए हैं। मेरे पति का अभी 3रा ऑपरेशन बाकी है, जिसमें डॉक्टर बोले हैं कि लाखों रुपया लगेगा। फिर से मेरे पति का ऑपरेशन होगा। मेरे पति के ऑपरेशन के लिए मेरे पास रुपया नहीं, तो मैं कचहरी मुकदमा में मैं कहाँ से मैं पैसा मैं लगाती? जिस वक्त ये सब मारे थे, मैं बता रही हूँ कि मैं नमक रोटी अपने बच्चों को खिलाती थी। नमक रोटी मैं खिलाकर मैं जाती थी, मैं भूख प्यास में कट ठंडी में, जब मुझे अदालत में एसपी साहब के यहाँ जहाँ भी बुलाया जाता तो मैं जाती थी। हमने अपना हिम्मत बल नहीं तोड़ा कि मुझे सब चीज़ करना है। लेकिन सर अब मेरा हिम्मत आप लोग तोड़ चुके हैं, क्योंकि मेरे पास सब कुछ होते हुए, आदेश होते हुए गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब प्रशासन से मेरा भरोसा उठ गया है। इसीलिए हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में उसने अपने आप को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लिया। उसको इंसाफ नहीं मिली। शायद सच्चाई मेरे सामने अब आई है। लोग बोलते हैं कि कानून अंधा है, वाकई में कानून अंधा है। हम जिंदगी में कानून को तो जाने नहीं थे, लेकिन अब हम जान लिए हैं। लोग कहते हैं कि कोर्ट में तारीख पे तारीख आती है, गिरफ्तारी नहीं होगी तो तारीख पे तारीख ही होगी ना। मैं तारीख नहीं देखूंगी, मुझे पहले गिरफ्तारी चाहिए, फिर उसके बाद में मुझे तारीख चाहिए। मेरी प्रशासन से मेरी इतनी ही अपील है। तो देखिए इसी तरह महिलाओं पे हो रहा है अत्याचार, और मैं इनके कहने के अनुसार कोर्ट से आदेश आने के बाद भी प्रशासन ने अपना ड्यूटी नहीं निभाई। तो योगी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी सुरक्षित है। बेटी कहाँ सुरक्षित है? जब घर में रही बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है तो बाहर रोड पे चल रही बेटी को क्या न्याय मिलेगा? और मैं बताना चाहती हूँ कि यूपी पुलिस कुछ नहीं, लोग वर्दी ऐसे ही पहनकर घूमते हैं। हालांकि अब के इनके सारी बात के जानकारी लेने के बाद हमें ये लग रहा है कि लोग बस वर्दी पहनकर दिखावे कर रहे हैं। कानून लोग हमें सिखाते हैं कि कानून होता क्या है। जब खुद अपना धर्म पे नहीं आएंगे लोग तो कैसे होगा? और एक बेटी को न्याय पाने के लिए इस तरह से दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, तो सवाल ही नहीं उठता है कि पुलिस कानून हमारा रक्षा करेगा।
बेटी को, एक बेटी को खुद अपना रक्षा करने के लिए ये ज़िंदगी लानी पड़ जाए तो कानून के रहते बेटी कभी सुरक्षित नहीं हो सकती। इस देश की बेटी सुरक्षित है ही नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपसे कोई बात करना चाहे या कोई मिलना चाहे या आपकी कोई मदद करना चाहे तो आप क्या कहेंगे? मैम, मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा पर्सनल नंबर है 830 37 94 235। मैं पूरी जनता, पूरे इंडिया, जितने भी सभी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे इंसाफ दिलाने में मेरा मदद करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसी के साथ मैं मधु, धन्यवाद।